ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैकेनिक डीजल से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो है चल रहा है। इसमें जो है क्वेश्चन बैंक में जो है मैकेनिक डीजल के क्वेश्चन बैंक जो है इसमें जो है हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं और पूरे जो है 5 चैप्टर जो है आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे। सब जो है आपको एग्जाम जो है ALPCBT 2 के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो जरूर देखिएगा पूरा। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो हम पूरा करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में आप जाइए, मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी लिखा हुआ होगा, उसमें जाकर के जरूर पूरा देखिए। चलिए तो आते हैं अब चैप्टर वाइज प्रश्नों पर। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक डीजल इंजन में पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट के द्वारा रोटेरी मोशन में बदला जाता है। इस प्रकार के इंजन को रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहते हैं। एक रोटरी इंजन का उदाहरण दीजिए। तो एक रोटरी इंजन का उदाहरण है वेंकेल इंजन। आगे देखिए, अधिकतर पेट्रोल और डीजल इंजन्स होते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप या रोटेरी टाइप। तो ध्यान दीजिए, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप में से कौन टाइप होते हैं? तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप होते हैं। ठीक है, अधिकतर पेट्रोल या डीजल इंजन होते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप। आगे, डीजल इंजन को उसका नाम उससे मिला है जिसने मार्गदर्शन वाला कार्य किया। उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर रूडोल्फ डीजल। आगे देखिए, पेट्रोल इंजन को अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह नाम क्या है? तो गैसोलीन इंजन। पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहते हैं। आगे देखिएगा, कंबस्शन इंजन में ऊर्जा का परिवर्तन 2 चरणों में होता है। पहला चरण है कि ताप ऊर्जा को रिलीज करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है। और दूसरा चरण क्या है? तो दूसरा चरण है ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है। आगे देखिए, डीजल इंजन में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन होता है तो पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए गए ईंधन की अपेक्षा सस्ता, या फिर पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए गए ईंधन की अपेक्षा महंगा। तो पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए गए ईंधन की अपेक्षा जो है सस्ता होता है। आगे देखिए, स्टीम इंजन लोकोमोटिव को डीजल इंजन लोकोमोटिव या पेट्रोल इंजन लोकोमोटिव के द्वारा बदला गया है। तो ये जो है डीजल इंजन लोकोमोटिव के द्वारा बदला गया है। आगे देखिएगा, एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का कौन सा कंपोनेंट 3 आइडल स्ट्रोकों के दौरान पावर सप्लाई करता है? तो फ्लाई व्हील। आंसर क्या होगा? फ्लाई व्हील। एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 3 पार्टों के नाम बताएं। यानी कि एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में उनके 3 पार्ट हैं। पहला है जो है इनलेट पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट है। आगे, इंजन को ऑपरेट करने के लिए उसे 2 तरह से डिजाइन किया जाता है। 2 तरह से डिजाइन किया जाता है। एक जो है 4 स्ट्रोक, दूसरा में जो है 2 स्ट्रोक। इनमें से कौन सा ऑटो साइकिल इंजन कहलाता है? तो 4 स्ट्रोक जो है एक ऑटो साइकिल इंजन कहलाता है। आगे देखिए, एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल के एक स्ट्रोक के दौरान कंप्रेस्ड एयर ईंधन मिश्रण को इग्नाइट जलाया और फैलाया जाता है। इस स्ट्रोक का नाम बताएं। तो ये पावर स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालता है। क्या होगा यदि जली हुई गैस सिलेंडर में ही रह जाए? तो ये बची हुई जली हुई गैसें अगले इंडक्शन स्ट्रोक पर ईंधन के नए चार्ज को डाइल्यूट कर देता है। आगे देखिए, एक 4 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोकों के दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व्स बंद होते हैं। इन 2 स्ट्रोकों के नाम बताएं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। मल्टी सिलेंडर इंजनों को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब एक से अधिक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है तब क्रैंकशाफ्ट से पावर का स्मूथ बहाव प्राप्त होता है। आगे देखिए, यह कम खर्चीला होता है। इसमें कोई वाल्व्स नहीं होते। इनकी कार्यकुशलता कम होती है। क्या यह 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन है? तो यह जो है 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन है। आगे देखिए, चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित का उत्तर दें। देखिए, एक में दिया हुआ है दर्शाए गए इंजन के वर्किंग साइकिल का क्या नाम है। दूसरा में है पार्ट्स ABCD को पहचाने। देखिए, उत्तर में दिया हुआ है, पहला का उत्तर होगा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। फिर ए जो है ट्रांसफर पोर्ट है। देखिए, ए कहाँ है आपका? यहाँ और बी है यहाँ, सी है यहाँ और डी है यहाँ। तो देखिए, ए जो है ट्रांसफर पोर्ट है, बी जो है एग्जॉस्ट पोर्ट है और सी जो है डिफ्लेक्टर है और डी जो है इनलेट पोर्ट है। आ गया ये चित्र में एक 4 स्ट्रोक इंजन की एक विशिष्ट लेआउट को दिखाया गया है। इस प्रकार की लेआउट को क्या कहते हैं?
देखिए ये जो है चित्र में दिखाया गया है, तो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टली अपोज्ड 4 सिलेंडर इंजन। हॉरिजॉन्टली अपोज्ड 4 सिलेंडर इंजन। आगे देखिए 18 नंबर, चित्र में एक 4 स्ट्रोक इंजन की एक विशिष्ट लेआउट को दिखाया गया है। इस प्रकार की लेआउट को क्या कहते हैं? ये जो है दिया गया है, तो इस प्रकार की लेआउट को इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन कहते हैं। आगे देखिए, इसमें अधिक आइडल स्ट्रोक होते हैं, इसमें अधिक पार्ट्स होते हैं, यह भारी होता है। क्या यह 2 स्ट्रोक इंजन होगा या 4 स्ट्रोक इंजन होगा? तो यह जो है 4 स्ट्रोक इंजन होगा। मल्टी सिलेंडर इंजनों का प्रयोग जीपों, कारों पर किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजनों को प्रयोग करने के 2 मुख्य लाभ क्या हैं? तो उच्च पावर है और अधिक स्मूथ इंजन ऑपरेशन है। आगे देखिए, रेडियल इंजनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो हवाई जहाज़ों में किया जाता है। कहाँ? हवाई जहाज़ों में। अगला, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों का पूर्ण रूप लिखें। पहला जो है आपका टीडीसी है। टीडीसी का पूर्ण रूप है टॉप डेड सेंटर। दूसरा है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तीसरा है सीवी, क्लियरेंस वॉल्यूम। और चौथा है एसवी, यानी स्वेप्ट वॉल्यूम। आगे देखिए, कंप्रेशन अनुपात के लिए सूत्र लिखें। तो सूत्र क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये जो है आंसर है। आगे देखिए, ओवरलैप अवधि क्या है? ओवरलैप अवधि क्या है? तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत और सक्शन स्ट्रोक के शुरू में दोनों वॉल्व्स निश्चित डिग्रियों के लिए खुले रहते हैं। जिस अवधि के लिए दोनों वॉल्व्स खुले रहते हैं उसे वॉल्व ओवरलैप कहते हैं। वॉल्व ओवरलैप कहते हैं मतलब कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक का अंत पहुंचने वाला है और सक्शन स्ट्रोक शुरुआत होने वाला है, उस दौरान जो है दोनों वॉल्व्स जो खुले हुए रहते हैं, तो वही जो है क्या कहलाता है? तो वॉल्व ओवरलैप अवधि कहलाता है, जितना देरी के लिए खुला रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन, IC इंजनों का मुख्य लाभ यह है कि इसमें उच्च पावर घनत्व होता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि अपेक्षाकृत छोटा इंजन काफ़ी अधिक पावर उत्पन्न कर सकता है। आगे देखिए, EC इंजनों को शीघ्रता से स्टार्ट और रोका नहीं जा सकता है। तो ये सही बात है, इसे जो है शीघ्रता से स्टार्ट या फिर रोका नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में स्कैवेंजिंग की कोई समस्या नहीं होती है। तो सही बात है, नहीं होती है। आगे, यदि इंजन में आने वाली हवा ठंडी है, क्या यह एक लाभ है या यह एक हानि है? तो यह जो है एक लाभ है। आने वाली ठंडी हवा जो है यह एक लाभ है। आगे देखिए, सुपर चार्जरों और टर्बो चार्जरों का मुख्य कार्य क्या है? तो आने वाली हवा को कंप्रेस करना। आगे देखिए, 2 स्ट्रोक इंजनों की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजनों के कारण अधिक प्रदूषण होता है। तो ये गलत बात है, ये जो है सही बात नहीं है, गलत बात है। आगे आइए, 2 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व्स नहीं होते हैं और इसलिए यह डिजाइन में 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में साधारण होता है। तो ये सही बात है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, एक पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, इसके 2 मुख्य कार्य हैं। ये 2 कार्य कौन से हैं? तो पहला ये है, सिलेंडर में विकसित हुई पावर को क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट करना, और दूसरा है कंबक्शन के कारण उत्पन्न हुई गर्मी को सिलेंडर की दीवार पर ट्रांसफर करना। ये 2 जो है कार्य है। आगे आइए, चित्र में एक पिस्टन के मुख्य पार्ट्स को दर्शाया गया है। इन पार्ट्स के नाम को बताना है। देखिए, ए है, आपको बी है, सी है, तो इसी को बताना है। तो ए जो है आपका वो क्राउन है, बी जो है स्कर्ट सेक्शन है, और सी जो है रिंग सेक्शन है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, चित्र में कंप्रेशन पिस्टन रिंगों के विभिन्न प्रकार के ज्वाइंटों को दर्शाया गया है। इन ज्वाइंटों के नाम बताएं। देखिए, ये सब ज्वाइंट है और ये ए है, बी है, सी है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, ए जो है स्टेप ज्वाइंट है, बी जो है आपको एंगल ज्वाइंट है, और सी जो है आपका स्ट्रेट ज्वाइंट है। तो ये सब जो है इस तरह से चित्र बना करके देगा, तो आपको वहाँ पे आंसर करना है। पिस्टन की आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता यह होती है कि उसे उच्च तापमान और कंबक्शन के प्रेशर को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। पिस्टन की अन्य 2 आवश्यकताओं कौन सी हैं? अन्य दो आवश्यकताएं कौन सी है? तो देखिए, पहला जो है यह ताप का सुचालक होना चाहिए। दूसरा है यह इतना हल्का होना चाहिए कि निष्क्रियता कम हो सके। तो ये भी आंसर हो जाना चाहिए। पिस्टन में ऑयल रिंग का क्या कार्य है? पिस्टन में ऑयल रिंग का क्या कार्य है? तो पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट के दौरान अत्यधिक तेल को
स्क्रैप करना और इसे वापस ऑयल संप में बहा ले जाना, यही कार्य है। आगे सिलेंडर लाइनर्स दो प्रकार के होते हैं। इनमें से किस लाइनर की बाहरी साइड कूलेंट के साथ प्रत्यक्षतः संपर्क में रहती है? तो ये जो है वेट लाइनर। कौन? वेट लाइनर। आगे देखिए, सूखे लाइनर्स की अपेक्षा गीले लाइनर्स के दो लाभ बताएं। दो लाभ बताएं। तो सूखे लाइनर्स को सही साइज में पूर्व मशीन किया जा सकता है। पूर्व मशीन किया जा सकता है। गीले लाइनर्स को आसानी से फिट किया व निकाला जा सकता है। तो ये जो है आपका इनका लाभ है। सूखे लाइनर्स की अपेक्षा गीले लाइनर्स की दो हानियां बताएं। तो सूखे लाइनर्स से क्रैंक केस में पानी लीकेज का जोखिम रहता है। दूसरा है, गीले लाइनर्स मेन इंजन कास्टिंग की सुदृढ़ता कम कर देते हैं। तो ये जो है दोनों हानियां हैं। कुछ इंजनों में कनेक्टिंग रॉड में बड़े सिरे से छोटे सिरे तक एक होल को ड्रिल कर दिया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इससे तेल को बड़े सिरे से छोटे सिरे के बूश तक बहाया जा सकता है। आगे, भारी वाहन इंजनों में किस प्रकार के पिस्टन पिन का प्रयोग किया जाता है? फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन या सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन? तो इसमें जो है आपका फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन का जो है प्रयोग होता है। आगे आइए, इंजन में कौन सा पार्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है? तो ये जो है आपका क्रैंकशाफ्ट। वाइब्रेशन डैम्पर को फिट किया जाता है, हो सकता है क्रैंकशाफ्ट के सामने वाले सिरे या क्रैंकशाफ्ट के पिछले वाले सिरे पर? तो क्रैंकशाफ्ट के सामने वाले सिरे पर। आगे, चित्र में कनेक्टिंग रॉड के अंकित पार्ट्स के नाम बताइए। ये कनेक्टिंग रॉड है, इसमें ए जो है यहाँ है, बी जो है आपका मध्य में है, और सी जो है यहाँ नीचे है, और डी जो है यहाँ किनारे में है। तो ये सभी का नाम जो है आपको क्या है वो देखिए। ए जो है आपका पिस्टन पिन है। ए जो है क्या है? पिस्टन पिन है। बी जो है ब्रॉन्ज बुश है। बी जो है ब्रॉन्ज बुश है। सी जो है बेयरिंग है। क्या है? बेयरिंग। और डी जो है कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे से छोटे सिरे तक ड्रिल किया हुआ होल है। आगे ये 14 नंबर, चित्र में क्रैंकशाफ्ट के अंकित पार्ट्स के नाम बताएं। देखिए ए बी सी डी ये पार्ट्स दिए हुए हैं और इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, ए जो है आपका क्रैंक पिन है, बी जो है बैलेंसिंग वेट है, सी जो है मेन जर्नल है, और डी जो है ड्रिल्ड होल पैसेज है। आगे देखिए, चित्र में पिस्टन का एक पार्ट दर्शाया गया है। इसमें क्या है और इसका क्या कार्य है? इसका क्या कार्य है? देखिए आपका चित्र है, तो देखिए को हीट डैम कहते हैं। यह पिस्टन क्राउन से स्कर्ट तक गर्मी की चाल के रास्ते को कम करती है, इसलिए स्कर्ट ठंडा रहता है और अधिक नहीं फैलता। आ गई 16 नंबर, इंजन में एक वाल्व के दो मुख्य कार्य होते हैं। ये कार्य कौन से हैं? तो सिलेंडर के इनलेट और एग्जॉस्ट मार्गों को खोलना और बंद करना। दूसरा है, इसकी सीट से सिलेंडर हेड में गर्मी को अपव्यय कर। चार विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से एक पोपेट वाल्व है। अन्य तीन वाल्व किस प्रकार के होते हैं? तो रोटरी वाल्व्स होते हैं, रीड वाल्व्स होते हैं और स्लीव वाल्व्स होते हैं। आ गई, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों को किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो इनलेट वाल्वों को निकेल स्टील एलॉय से बनाया जाता है। इसकी फेसिंग स्टेलाइट से की जाती है। एग्जॉस्ट वाल्व सिलिकॉन क्रोम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं और उनमें सोडियम भर दिए जाते हैं। देखिए, इंजन में प्रयोग होने वाले विभिन्न दो प्रकार के वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कौन से हैं? तो पहला जो है आपका साइड वाल्व मैकेनिज्म है, दूसरा ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म है। वाल्व ओवरलैप के दौरान इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की क्या पोजीशन होती है? तो दोनों वाल्व्स खुली पोजीशन में होते हैं। चित्र में एक क्रैंकशाफ्ट के अंकित पार्ट्स के नाम बताएं। देखिए ये दिया हुआ है, अंकित क्रैंकशाफ्ट के अंकित पार्ट्स हैं ए, बी और सी। ये तीनों का क्या क्या नाम है वो देखिए। ए जो है कैम लोब है, बी जो है बेस सर्कल है और सी जो है बेल्ट ड्राइव है। आगे,
कैमशॉफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म के प्रकारों में से एक बेल्ट ड्राइव है। किस प्रकार के कैमशॉफ्ट डिजाइन के लिए यह अधिकतर प्रयोग की जाती है? तो ओवरहेड कैमशॉफ्ट डिजाइन के लिए। इंजन में प्रयोग होने वाले 3 प्रकार के कैमशॉफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म का नाम बताएं। तो पहला जो है गियर ड्राइव है, दूसरा जो है चेन ड्राइव है, तीसरा जो है बेल्ट ड्राइव है। आगे देखिए, इंजन के किस कंपोनेंट के साथ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को फिट किया जाता है? तो सिलेंडर हेड के साथ। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, पिस्टन में एक वर्टिकल स्लॉट होता है, इसका क्या कार्य है? देखिए दिया हुआ है। तो देखिए, स्लॉट होने से स्कट सिलेंडर बोर में बिना जाम हुए फैल जाता है, तथापि जब वह ठंडा होता है तब भी उसमें न्यूनतम क्लियरेंस बना रहता है। कास्ट आयरन पिस्टनों की अपेक्षा एल्युमिनियम पिस्टनों के क्या लाभ हैं? तो भार में हल्का होता है और उच्च आरपीएम पर चल सकता है। बहुत अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। उच्चतम कंप्रेशन अनुपात का प्रयोग किया जा सकता है। एल्युमिनियम पिस्टनों की अपेक्षा कास्ट आयरन पिस्टनों के क्या लाभ हैं? तो एक कास्ट आयरन ब्लॉक में कास्ट आयरन पिस्टन के चलने से दोनों के फैलाव की दर एक समान होती है। कास्ट आयरन पिस्टन की घिसावट की दर कम होती है। तो ये जो है लाभ थे। आगे चित्र में एक कैम का साइड दृश्य दिखाया गया है। इसमें एक्स का प्रकट करता है। एक्स क्या प्रकट करता है? एक्स जो है आपका कैम लिफ्ट जो है प्रकट करता है। चित्र में दर्शाई गई वाल्व व्यवस्था के प्रकार की पहचान करें। पार्ट्स ए और बी के नाम बताएं। तो देखिए, ये ए है और ये बी है, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए, ओवरहेड वाल्व ए रॉकर आर्म है और बी जो है पुश रॉड है। आगे देखिए, चित्र में एक हॉलो स्टेम वाल्व दर्शाया गया जिसमें एक्स मटेरियल भरा हुआ है। एक्स क्या है? इस प्रकार के वाल्व के एक उपयोग का नाम बताएं। ये एक्स जो है क्या है और इसका उपयोग का नाम बताना है। तो देखिए, मटेरियल एक्स सोडियम है। हैवी ड्यूटी इंजनों में सोडियम से भरे हुए वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। वाल्व की स्टेम को हॉलो बनाया जाता है और हॉलो स्पेस का 40% सोडियम से भरा होता है। तो ये जो है आंसर हो गया। आगे चित्र में वाल्व क्लियरेंस को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग होने वाले एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्स को दर्शाया गया है। यह इंस्ट्रूमेंट एक्स कौन सा है? तो देखिए, ये जो है आपका फीलर गेज है। क्या है? फीलर गेज। आगे चित्र में क्रैंक शाफ्ट के 2 अंतिम सिरों पर फिट किए हुए 2 कंपोनेंट ए और बी दर्शाए गए हैं। ये 2 कंपोनेंट कौन से हैं? ये 2 कंपोनेंट जो है कौन से हैं? तो ए जो है फैन पुली है और बी जो है फ्लाई व्हील। आगे गीला लाइनर में लाइनर के बाहरी भाग के साथ पानी प्रत्यक्षतः संपर्क में आता है। यह सही है या गलत है? तो यह जो है सही है। आगे ड्राई लाइनरों की अपेक्षा वेट लाइनरों को निकालना और दोबारा फीड करना अधिक मुश्किल होता है। यह सही है कि गलत है? यह जो है गलत है, सही नहीं। आगे ऐसे मटेरियल्स के नाम बताएं जिनसे निम्नलिखित इंजन पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो एक जो है सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा सिलेंडर हेड, ये दोनों बनाए जाते हैं। तो कास्ट आयरन या एल्युमिनियम से, या फिर कास्ट आयरन और एल्युमिनियम से। तो दोनों जो है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम से बनाया जा सकता है। संप में तेल को वापस डिलीवर करने के लिए पिस्टन रिंगों पर कैसी व्यवस्था को बनाया जाता है? तो यह जो है रिंगों को ड्रेन होल्स या स्लॉट्स के साथ बनाया जाता है। आगे देखिए, कंपन डेम्पर फ्लाई व्हील के भार को कम करने के लिए सहायक होता है। यह सही है या गलत? तो यह जो है सही है। इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के वाइब्रेशन डैम्पर कौन से हैं? तो पहला जो है रबर फ्लोटिंग टाइप और दूसरा जो है क्लच और रबर टाइप। आगे चित्र में दर्शाए गए एक एयर क्लीनर के पार्ट्स ए, बी, सी को पहचानें और क्लीनर में से हवा बहने के रास्ते का नाम बताएं। देखिए ये है, तो ए जो है साइड मार्ग है, बी जो है तेल है, सी जो है फिल्टर तत्व है। वायुमंडल से हवा साइड मार्ग से अंदर जाती है और तेल की सरफेस के साथ टकराती है। तेल मिट्टी के
भारी कणों को सोख लेता है। जब हवा फिल्टर तत्व से गुजरती है, यहाँ पर फिल्टर करने वाला तत्व फाइन कणों को एकत्र करता है। इस प्रकार हवा साफ हो जाती है और मार्ग से होते हुए इनलेट मैनिफोल्ड में पहुंच जाती है। आगे आइए 40 नंबर। एयर क्लीनर्स दो प्रकार के होते हैं, ड्राई टाइप और वेट टाइप। भारी वाहनों में प्रायः किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो वेट टाइप। गीला टाइप के एयर क्लीनर में तेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें तेल का क्या कार्य है? तो तेल मिट्टी के भारी कणों को सोख लेता है। आगे देखिए, ग्रूवों में पिस्टन रिंगों को सही तरह से फिट करना आवश्यक होता है। यदि पिस्टन रिंग्स ग्रूवों से जुड़ जाते हैं तो इंजन कंप्रेशन पर क्या प्रभाव होगा? तो इंजन की कंप्रेशन कमजोर हो जाएगी। आगे देखिए, चित्र में दर्शाए गए इंजन पार्ट ए को पहचानिए, इसका क्या कार्य है ये भी बताइए। ये ए है, इसको पहचानना है और इसका कार्य भी बताना है। तो यह जो है फ्लाई व्हील है, पिस्टन द्वारा क्रैंक शाफ्ट तक पावर को सप्लाई को स्मूथ करना इसका कार्य होता है। 4 में से केवल एक वर्किंग स्ट्रोक होता है, इसलिए क्रैंक शाफ्ट को ऐसे समय के दौरान चलाने के लिए एक फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है जब इंजन बिना पावर स्ट्रोकों पर कार्यरत होता है। इस प्रकार फ्लाई व्हील इंजन को नॉन वर्किंग स्ट्रोकों के दौरान कैरी करता है। आगे देखिए 44 नंबर। चित्र में एक इंजन सिलेंडर के साथ दो पार्ट ए लगे हुए हैं। पार्ट ए को पहचानें और एक इंजन सिलेंडर में दो लगाने का कारण बताएं। ये जो है वाल्व है, एक सिलेंडर में दो वाल्व्स फिट किए जाते हैं। एक इनलेट वाल्व होता है जो जब खुलता है तब पेट्रोल हवा मिक्सचर पेट्रोल इंजन में या केवल हवा डीजल इंजन में सिलेंडर में प्रवेश कर सकती है, और एग्जॉस्ट वाल्व जो जब खुलता है तब जला हुआ मिक्सचर सिलेंडर से बाहर निकल जाता है। कट गया है। आगे देखिए, चित्र में एक पिस्टन के साथ अंकित 1, 2 और 3 पिस्टन रिंग्स हैं। पहचानें कि कौन सी ऑयल स्क्रैपर रिंग है। देखिए, 3 द्वारा अंकित पिस्टन रिंग ऑयल स्क्रैपर रिंग है। आगे चित्र में 3 पिस्टन रिंगों को दर्शाया गया है। इन रिंगों को पिस्टन पर इस प्रकार फिट किया जाता है कि रिंग गैप्स एक दूसरे के साथ एक लाइन में न हो। यदि रिंग गैप एक लाइन में हो तो क्या होगा? यदि गैप्स एक लाइन में होते हैं तो मिक्सचर और एग्जॉस्ट गैसें इंजन में आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पावर का नुकसान होगा। कैम शाफ्ट अपनी ड्राइव क्रैंक शाफ्ट से कैसे प्राप्त करती है? तो चेन ड्राइव या गियर ड्राइव द्वारा। आगे, वाल्व व्यवस्था के अनुसार एक ऑटोमोबाइल इंजन में कितने प्रकार के सिलेंडर हेड होते हैं? तो इसमें जो है आपका एल हेड इंजन, दूसरा जो है आई हेड इंजन, तीसरा जो है एफ हेड इंजन और चौथा जो है टी हेड इंजन। आगे आई हेड सिलेंडर में स्थापित किए हुए वाल्व की पोजीशन का वर्णन करें। आई हेड इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व्स सिलेंडर हेड की एक साइड पर स्थापित किए जाते हैं। आगे देखिए, पिस्टन स्कर्टों पर पेट्रोल इंजन के प्रयोग के लिए कुछ डिजाइनर्स एक कट देते हैं। इस कट का क्या कार्य है? देखिए, ये दिया हुआ है, इसका कार्य क्या है? जब इंजन ठंडा हो तो पिस्टन स्लैप को रोकने के लिए ये कट देता है। लुब्रिकेशन प्रणाली, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले 4 प्रकार के लुब्रिकेटिंग ऑयल पंपों के नाम बताएं। तो देखिए, 4 प्रकार के लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप का नाम बताना है। तो गियर टाइप ऑयल पंप, दूसरा है रोटर टाइप ऑयल पंप, तीसरा है वेन टाइप ऑयल पंप और चौथा है प्लंजर टाइप ऑयल पंप। आगे देखिए, किस प्रकार के ऑयल पंप का प्रयोग हाई प्रेशर लुब्रिकेटिंग पद्धति में किया जाता है? तो ये जो है प्लंजर टाइप ऑयल पंप। एक इंजन में लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य लिखें। तो मुख्य कार्य क्या होता है? तो 2 मूविंग सरफेसों के बीच घर्षण को कम करना जो है इसका कार्य होता है। आगे, स्प्लैश टाइप लुब्रिकेंट पद्धति में किस पार्ट के साथ डीपर जुड़ा होता है? तो कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा होता है। प्रेशर लुब्रिकेशन पद्धति में पंप के साथ जुड़े स्ट्रेनर का क्या कार्य है? तो यह तेल से सॉलिड मिट्टी के कणों को फिल्टर करता है। यदि इंजन ऑयल डाइल्यूटेड हो तो इंजन ऑयल के प्रेशर पर क्या होगा?
तो इसके परिणाम स्वरूप इंजन ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा। मल्टी विस्कासिटी ऑयल से क्या अभिप्राय है? एक तेल है जो कि एक सिंगल विस्कासिटी ऑयल की अपेक्षा तापमान की अधिक रेंज पर अपनी विस्कोसिटी बनाए रखने योग्य होता है। अगला देखिए, ऑयल एडिटिव द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो तेल की परफॉर्मेंस में सुधार के लिए उसमें कुछ विशेष केमिकल्स को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए विस्कासिटी रेंज को कम करना, ऑक्सीडेशन, फोमिंग आदि का विरोध करना। आगे, VI का क्या अर्थ है और इसका क्या अभिप्राय है? तो VI का अर्थ है विस्कासिटी इंडेक्स है। यह एक न्यूमेरिकल ऑयल रेटिंग पद्धति है जो कि एक निश्चित तेल के तापमान में बदलाव होने से विस्कोसिटी में कितना बदलाव होता है को प्रकट करती है। आगे, यदि सिलेंडर और इंजन के बीच क्लियरेंस बढ़ जाता है तो तेल की खपत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो तेल की खपत बढ़ जाएगी। आगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छी दशा में है और लुब्रिकेशन पद्धति सही कार्य कर रही है, तब भी ऑयल प्रेशर कम है। इसके दो संभावित कारण लिखें। तो इंजन के बियरिंग्स घिसे हुए होना और दूसरा है इंजन का ओवरहीट होना। अनेक लुब्रिकेटिंग पद्धतियों में एक ऑयल फिल्टर होता है। प्रयोग में लाए जाने वाले दो ऑयल फिल्टर्स कौन से हैं? तो बाईपास फिल्टर और फुल फ्लो फिल्टर। आगे देखिए, प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग पद्धतियों में ऑयल पंपों का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतर प्रयोग में लाए जाने वाले दो ऑयल पंपों का नाम बताएं। तो देखिए, फिर जो है दूसरा है कह रहा है कि अत्यधिक प्रेशर बनने को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, पहला का आंसर होगा गियर टाइप और रोटर टाइप पंप्स और दूसरा का आंसर होगा रिलीफ वाल्व। आगे देखिए, मॉडर्न इंजनों में क्लोजर फीट वाले बियरिंग लगाए जाते हैं। ऐसे इंजनों में क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी अधिक या कम होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। आगे, एक विशेष इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके तेल की विस्कोसिटी को निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विस्कोमीटर सिद्धांत, जिस पर वह कार्य करता है तेल की एक निश्चित मात्रा को एक ओपनिंग में बहने के लिए कितना समय लगता है। आगे देखिए, बियरिंग की सरफेसों तक तेल सप्लाई करने की 3 विधियां होती है, उसका नाम बताएं। तो प्रेशर, स्प्लैश, ग्रेविटी, ये 3 विधियां होती हैं। आगे, इंजन के ऑपरेशन के दौरान लुब्रिकेटिंग ऑयल का नुकसान होता है। ऐसे 3 मुख्य कारण बताएं जिनसे तेल का नुकसान होता है। तो कंबस्शन चैम्बर में तेल का जलना, फिर लीकेज और तीसरा है क्रैंक केस से धुएं के रूप में निकलना। आगे, इंजन में कई लुब्रिकेटिंग पार्ट्स होते हैं जिन्हें लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेंट के 3 अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के नाम बताएं। तो मूविंग पार्ट के बीच घर्षण कम करना और दूसरा है मूविंग पार्ट को ठंडा करने में सहायक होना और तीसरा है छोटे स्पेसों को सील करने में सहायक होना। लुब्रिकेटिंग ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, यह सही है या गलत? तो ये जो है गलत है। आगे देखिए, इंजनों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न 5 प्रकार की लुब्रिकेटिंग पद्धतियों के नाम बताएं। तो पहला जो है आपका पेट्रोल लुब्रिकेशन, यानी पेट्रोल लुब्रिकेशन। दूसरा है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। तीसरा है स्प्लैश लुब्रिकेशन। चौथा है प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन और पांचवा है कंबाइंड लुब्रिकेशन। चित्र में एक ऑयल पंप को दर्शाया गया है जिसका प्रयोग लुब्रिकेशन पद्धति में किया जाता है। पार्ट ए को पहचाने और उसका कार्य लिखें। मतलब पार्ट ए जो है उसको पहचानिए और फिर उसका कार्य लिखिए। तो रिलीफ वाल्व, क्योंकि पंपों से प्रेशर कभी कभी आवश्यकता से अधिक हो जाता है, इसलिए प्रेशर को रिलीव करने के लिए एक वाल्व को फिट किया जाता है। जब प्रेशर बहुत अधिक होता है तब तेल स्प्रिंग के विरुद्ध वाल्व को फोर्स करता है जिससे वह उठ जाता है और कुछ तेल पंप के इनलेट साइड से वापस चला जाता है। आगे देखिए, चित्र में किस प्रकार की लुब्रिकेशन पद्धति दर्शाई गई है? तो स्प्लैश लुब्रिकेशन। आगे, एक ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व अत्यावश्यक क्यों है? तो लुब्रिकेशन पद्धति में अत्यधिक प्रेशर को बनाने में रोकना अत्यावश्यक होता है, जैसा कि जब तेल ठंडा और विस्कन होता है। यदि न किया जाए तो पंप या ऑयल गैलरियाँ खराब हो सकती हैं। आगे, ऑयल पंप की इनटेक साइड पर प्रयोग किए जाने वाले फिल्टर का नाम बताएं और यह भी बताएं कि वह किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो प्राइमरी फिल्टर, यह मोटी तार से बना होता है और पंप के चारों ओर लिपटा होता है।
आगे, इंजन लुब्रिकेशन पद्धति में सेकेंडरी फिल्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं और इन्हें किन दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सेकेंडरी फिल्टर्स हमेशा पंप की प्रेशर साइड पर होते हैं, अर्थात पंप के बाद तेल के बहाव की दिशा में यह फुल फ्लो या बाईपास प्रकार का हो सकता है। फुल फ्लो और बाईपास फिल्टरों में अंतर का वर्णन करें। एक फुल फ्लो फिल्टर में किसी बेयरिंग में प्रवेश करने से पहले सारा तेल फिल्टर किया जाता है। एक बाईपास फिल्टर में कुछ तेल ही फिल्टर से गुजरता है, जहां से वह संप में वापस चला जाता है। आगे, कुछ इंजन पार्ट्स प्रेशर के अंतर्गत तेल की सप्लाई को प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु लुब्रिकेशन के छिड़काव या धुंध के भरोसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे पार्ट्स को प्रेशर फीड नहीं दी जा सकती, जैसा कि मेन बेयरिंग्स आदि में दी जाती है, या उन्हें प्रेशर के अंतर्गत तेल की आर्थिक मात्राओं के साथ फीड करना अवांछनीय हो सकता है। उदाहरण के लिए इनलेट वाल्व स्टेम्स, ऐसे पार्ट्स स्प्लैश और या धुंध लुब्रिकेशन के साथ व्यवहारिक रूप से अच्छा कार्य करते हैं। आगे, वेट संप और ड्राई संप लुब्रिकेशन पद्धतियों में क्या अंतर है? तो पहला देखिए, वेट संप पद्धति में इंजन के नीचे ऑयल संप तेल कुंज होता है। वहां से तेल को इंजन के चारों ओर पंप किया जाता है और ग्रेविटी के द्वारा वहां वापस आ जाता है। आगे है, ड्राई संप पद्धति में संप में स्थापित किया हुआ स्केमवेज पंप तेल को वापस भेजता है, जिसे अन्यथा वहां पर एक अलग हेडर टैंक में एकत्र किया जा सकता है। हेडर टैंक बियरिंग्स तक तेल की सफाई करने के लिए एक अलग प्रेशर पंप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ड्राई संप लुब्रिकेशन पद्धति में क्या लाभ हैं? तो क्योंकि इसमें गहरे संप की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इंजन की कुल ऊंचाई कम की जा सकती है। तेल कुंड किसी भी सुविधाजनक पॉइंट पर हो सकता है। आगे देखिए, यदि कुंड को तेल की स्ट्रीम में रखा जाता है तो वह एक ऑयल कूलर की तरह कार्य कर सकता है। आगे देखिए, परंपरागत संप की अपेक्षा कम तेल प्रयोग करना संभव है। आगे देखिए, चित्र में किस प्रकार का फिल्टर दर्शाया गया है? तो फुल फ्लो फिल्टर। अनुमोदित अंतरालों पर तेल को बदलना क्यों महत्वपूर्ण होता है? अधिक समय तक प्रयोग करने के कारण तेल कार्बन, कीचड़, क्वार्क, ग्रीट और इसी प्रकार के अन्य तत्वों से दूषित हो जाता है। तेल में एडिटिव्स एग्जाम हो जाते हैं और लुब्रिकेशन गुण खो देते हैं। 5 महत्वपूर्ण लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव के नाम बताएं और बताएं कि इन्हें किन अनुपातों में प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर 2 से 10%, एंटी ऑक्सीडेंट और कोरोजन इनहिबिटर्स, तो ये जो है 0.4 से 2%। आगे, डिटर्जेंट्स 2 से 10%, आयनीलेस एजेंट 0.1 से 1% और एक्सट्रीम प्रेशर एजेंट तो 5 से 10%। एक तेल की विस्कोसिटी से आप क्या समझते हैं? एक तेल की विस्कोसिटी उसके बहाव की योग्यता की माप है। आगे देखिएगा, तेलों का वर्गीकरण प्रायः कैसे करते हैं? तेलों का वर्गीकरण उसके SAE नंबर के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक तेल का वर्गीकरण SAE 20 की तरह किया जा सकता है। तेलों को निश्चित तापमानों पर उनकी विस्कोसिटी के अनुसार उचित MAI नंबर दिया जाता है। आगे देखिए, क्या एक तेल की SAE रेटिंग उसकी विस्कोसिटी के अतिरिक्त किसी और वस्तु को प्रकट करती है? आंसर है नहीं, एक तेल केवल उसकी विस्कोसिटी रेटिंग के अनुसार विशेष SAE वर्ग में रखा जाता है। मल्टीग्रेड ऑयल क्या है? यह हाई विस्कोसिटी इंडेक्स में पतले विंटर ग्रेड के गुण और फुल वाडिड समर ग्रेड के गुण दोनों ही होते हैं। आगे देखिए, ग्रीस क्या है? तो ग्रीस लगभग 80% लुब्रिकेटिंग ऑयल और फैटी है। आगे देखिए 38 नंबर, तेल की अपेक्षा ग्रीस का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब बेयरिंग आसानी से तेल को धारण नहीं कर सकता है और जब लो ऑपरेटिंग स्पीड और हाई प्रेशर्स से तेल रुकता नहीं है, या एक ऑयल
फिल्म को बनने से रोकती है। या फिर जो है जब ग्रिट और पानी को पूर्णतः अलग न किया जा सकता हो तो इस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। आगे 39 नंबर, सिलेंडर बोर और रिंग्स अच्छी कंडीशन में होने पर भी यदि इंजन को तेल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तो इसके अन्य संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो तेल लीक करता है, इनलेट गाइडें घिसी हुई है, प्रयोग किया जा रहा तेल बहुत पतला है, तेल का प्रेशर बहुत अधिक है जिसके कारण वह लीक होता है, या सिलेंडर की दीवारों पर अधिक तेल को फेंका जाता है जिसे पिस्टन रिंग्स ठीक से संभाल नहीं पाती। अगला है इनलेट वॉल्व स्टेम सीलें घिसी हुई होना या मिसिंग करना, तो ये सभी के कारण। आगे ये क्रैंक शाफ्ट बियरिंग की घिसावट को कैसे कम किया जाता है? तो प्रेशर फीड लुब्रिकेशन द्वारा। स्टार्टिंग के दौरान हाइड्रोलिक जीरो लैश टैपेड्स में शोर होने का क्या कारण है? तो ऑयल प्रेशर कम होना। चित्र में बनाए गए होल को पहचाने, ये होल है, इसको पहचानना है, तो ये जो है ऑयल होल है। फुल फ्लो ऑयल फिल्टर पद्धति क्या है? तो फुल फ्लो ऑयल फिल्टर पद्धति में सारा तेल मेन ऑयल गैलरी में पहुंचने से पहले फिल्टर से गुजरता है। फिल्टर में एक बाईपास वाल्व लगाया जाता है जो कि तेल को मेन ऑयल गैलरी की प्रत्यक्षतः जाने देता है यदि फिल्टर चोक हो। कंबाइंड लुब्रिकेशन पद्धति क्या है? यह स्प्लैश लुब्रिकेशन और प्रेशर लुब्रिकेशन पद्धति का कॉम्बिनेशन है। कुछ पार्ट्स जैसे सिलेंडर की दीवारें, कैमशाफ्ट, बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड, बेयरिंग को स्प्लैश लुब्रिकेशन के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। बाकी पार्ट्स को प्रेशर लुब्रिकेशन के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। इंजन को ठंडा करने में प्रयोग की जाने वाली दो प्रकार की कूलिंग विधियां कौन सी है? तो एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग, ये दो प्रकार की कूलिंग व्यवस्था है। आगे कूलिंग प्रणाली में पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रायः 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाता है। यह कैसे किया जाता है? तो प्रणाली को प्रेशराइज करके। आगे देखिए, साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के थर्मोस्टेट कौन से हैं? तो बेलोस टाइप और वेक्स पेल्ट टाइप। बेलोस टाइप और वेक्स पेल्ट टाइप। आगे बेलोस टाइप थर्मोस्टेटों की तुलना में वैक्स पेल्ट टाइप थर्मोस्टेट के क्या लाभ हैं? तो कूलिंग प्रणाली में प्रेशर में बदलाव के लिए संवेदनशील नहीं है। धातु की फटिग से इसका नुकसान नहीं होता है। खुलने और बंद होने के तापमानों को बहुत ही सूक्ष्मता से कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बेलोस टाइप थर्मोस्टेट की तुलना में वैक्स पेल्ट टाइप थर्मोस्टेटों की क्या हानियां हैं? तो अधिक खर्चीला है, ये असफलता से सुरक्षित नहीं होते हैं। यदि कोई असफलता हो जाए तो वाल्व बंद रहता है, जबकि असफलता होने पर बेलोस टाइप वाल्व खुला रहता है। इंजनों में कौन सी दो विभिन्न प्रकार की वाटर कूलिंग प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती है? किस प्रणाली में पानी सर्क्यूलेट करने के लिए पंप की आवश्यकता नहीं होती है? तो थर्मोसाइफन प्रणाली में। कुछ ऐसी समस्याओं के नाम बताएं जो कि एक इंजन की कूलिंग प्रणाली में प्रायः आती है। तो लीक के कारण कूलेंट का कम होना, ओवरहीटिंग, ओवरकूलिंग, टेम्परेचर गेज रीडिंग गलत होना, शोर, कूलेंट का जमना। आगे चित्र में एक इंजन की कूलिंग प्रणाली को दर्शाया गया है। पार्ट एक्स का नाम और कार्य बताएं। पार्ट एक्स का जो है नाम और कार्य बताएं। थर्मोस्टेट यह एक हीट सेंसिटिव वाल्व है जो कि सर्कुलेशन की स्पीड को अदल बदल कर पानी के तापमान को कंट्रोल करता है। जब कूलेंट का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब रेडिएटर को पानी का बहाव रोकने के लिए इसे प्रीसेट किया जाता है। चित्र में एक एयर कूल्ड इंजन को दर्शाया गया है। बी की अपेक्षा ए पर फिन्स लंबे क्यों होते हैं? तो क्योंकि टॉप पर सिलेंडर अधिकतम गर्म होता है। चित्र में दर्शाई गई कूलिंग प्रणाली के प्रकार को पहचानें और इस पर अंकित पार्ट्स ए, बी और सी का नाम बताएं। देखिए, ए है, बी है और सी है, ये सब पार्ट का नाम बताइए। तो देखिए, थर्मोसाइफन प्रणाली है, ए जो है रेडिएटर है, बी जो है सिलेंडर है और सी जो है पिस्टन है। आगे रेडिएटर में कीचड़
और डिपॉजिट को साफ करने का सरल ढंग बताएं। कीचड़ और डिपॉजिट्स को दूर करने के लिए रिवर्स फिल्सिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सर्कुलेशन दिशा की अपेक्षा पानी को विपरीत दिशा में सर्कुलेट किया जाता है। गर्म इंजन की फ्लशिंग करते समय गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। आगे, लिक्विड कूलिंग प्रणाली में कम से कम 4 मुख्य कंपोनेंट का नाम बताएं। पहला जो है थर्मोस्टेट, दूसरा है रेडिएटर, तीसरा है पंप, चौथा है पंखा। कूलिंग प्रणाली में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन को ऑपरेटिंग तापमान तक शीघ्र लाना। रेडिएटर कोर्स 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक ट्यूबुलर कोर है, दूसरा कोर कौन सा है? तो सेलुलर टाइप। इंजन कूलिंग प्रणाली में लगाए गए एक्सपेंशन टैंक का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? तो प्रेशर वाल्व के ऑपरेशन के दौरान यह पानी की वाष्प को एकत्र करती है। कम से कम ऐसे 2 उपयोगों के नाम बताएं जहां पर इंजनों की एयर कूलिंग प्रयोग की जाती है। 2 या 3 व्हीलर्स, हवाई जहाज और स्टेशनरी छोटे इंजनों में। एयर कूल्ड इंजनों का भार वाटर कूल्ड इंजनों से कम होता है या भार वाटर कूल्ड इंजनों से अधिक होता है? तो देखिए, वाटर कूल्ड इंजनों की अपेक्षा कम भार वाले होते हैं। वाटर कूल्ड इंजनों की तुलना में एयर कूल्ड इंजन का भार लगभग 10% कम होता है, 10% कम होता है। आगे देखिए, इंजन कूलिंग प्रणाली में एक पंखा होता है जो कि रेडिएटर से हवा को खींचकर पानी को ठंडा करता है। चित्र में टेस्ट की जा रही पंखे की बेल्ट को दर्शाया गया है। क्या होगा यदि एक में पंखे की बेल्ट अधिक ढीली होती है, पंखे की बेल्ट अधिक कसी हुई होती है, तो क्या होता है? तो यदि पंखे की बेल्ट अधिक ढीली होती है तो वह पंखे को नहीं घुमाएगी। यदि पंखे की बेल्ट अधिक कसी हुई होती है तो वह टूट सकती है। आगे, चित्र में वाटर पंप के द्वारा लगाए फोर्स को पहचानें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे, वाटर कूलिंग प्रणाली में इंजन को जल्दी गर्म करने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व होता है। यदि थर्मोस्टेट अटक जाए तो क्या होगा? ओवरहीट हो जाता है। आगे, इंजन को ठंडा करने में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो थर्मोस्टेट ठंडे इंजन को ऑपरेटिंग तापमान पर शीघ्रता से लाने में सहायक होता है। थर्मोस्टेट के कार्य करने का वर्णन करें। जब इंजन ठंडा होता है तब थर्मोस्टेट क्लोज्ड पोजीशन में होता है। यह पानी को रेडिएटर में प्रवेश नहीं करने देता है। इंजन को ऑपरेटिंग तापमान पर गर्म होने तक पानी इंजन में फिर से सर्कुलेट हो जाता है। इस पॉइंट पर थर्मोस्टेट खुल जाता है और पानी को रेडिएटर में जाने देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले विशेषतः पहली बार आपको सभी पार्ट्स को एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट के लिए चेक करना चाहिए। तो अन्य कौन से चेक भी करने चाहिए? तो चेक करें कि कोई लूज नट, टूटे हुए बेल्ट्स, लूज कनेक्शंस, लीक करने वाले जॉइंट्स तो नहीं है। आगे, चेक करें कि ईंधन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पानी और हवा के लिए वाल्व ब्लॉक नहीं है। लुब्रिकेशन प्रणाली को चेक करें, कूलिंग प्रणाली को चेक करें, ईंधन प्रणाली को चेक करें, सेफ्टी वाल्वों को चेक करें और टैंकों को स्टार्टिंग एयर को चेक करें। तो ये सारे जो है आपको चेक करने होंगे स्टार्ट करने से पहले। आगे देखिए, कंप्रेस्ड एयर के साथ एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले तैयारी के कौन से चरणों को ध्यान में रखना चाहिए? तो स्टार्टिंग एयर वाल्व को खोलें और स्टार्टिंग लीवर को आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाएं। अनावश्यक हवा को प्रयोग किए बिना इंजन को ध्यान से देखें। पहली बार कंबस्शन प्रकट होते ही हवा को बंद कर दें। यदि 4 या 5 चक्रों के बाद इंजन स्टार्ट नहीं होता है तब उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। एयर लाइनों को चेक करें कि उनमें लीकेज तो नहीं है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग पद्धति वाले डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले विशेषतः किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो सुनिश्चित करें कि स्टोरेज बैटरी पूर्णतः चार्ज है और सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस अच्छी तरह से लगे हुए हैं। आगे देखिए, एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने के बाद उसे कुछ समय के लिए आइडल चलते रहने देना चाहिए। कितने समय तक और क्यों? देखिए, लगभग 5 मिनटों के लिए उसे आइडल करने
देना चाहिए जिससे कि वह गर्म हो सके और यह देखा जा सके कि सारी पद्धतियां सही कार्य कर रही है। आगे, यदि एक डीजल इंजन धुआं वाला एग्जॉस्ट देता है तो यह क्या प्रकट करता है? तो एक धुएं वाले एग्जॉस्ट घटिया क्वालिटी के ईंधन, गंदे एयर क्लीनर, ईंधन आवश्यकता से अधिक जाने या घटिया मैकेनिकल कंडीशनों को प्रकट करती है। आगे देखिए, एक डीजल इंजन का कार्य करने का अस्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ मदों का नाम बताएं जो प्रतिदिन आधार पर रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। तो ऑपरेशन के घंटे, ईंधन की खपत, लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत, उत्पन्न हुए किलोवाट घंटे यानी जनरेटर उपयोग की स्थिति। इंजन को बंद करने के लिए प्रायः किन चरणों का अनुसरण किया जाता है? तो रोकने से पहले इंजन को 3 से 5 मिनट के लिए बिना लोड के चलाएं। आगे, ईंधन को बंद करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि स्टार्ट करने वाले सभी साज सामान पूर्णतः चार्ज हैं। ईंधन की इंजेक्शन को रोक दें। कुछ इंजनों में कंप्रेशन रिलीज लीवर लगा होता है। इसका उद्देश्य स्टार्टिंग से पहले इंजन क्रेकिंग में सहायता प्रदान करना या इंजेक्टर तथा वाल्व एडजस्टमेंट करना होता है। इस लीवर का प्रयोग कभी भी इंजन को बंद करने के लिए नहीं करना चाहिए। आगे, इंजन घूमता है परंतु पर्याप्त स्पीड नहीं पकड़ता है जिससे फायरिंग स्टार्ट हो सके। संभावित कारण लिखिए। तो स्टार्टिंग एयर प्रेशर कम होना, ये कारण होगा, या फिर एयर स्टार्टर वाल्व दोष युक्त होना, या फिर बेयरिंगों या पिस्टनों में अत्यधिक घर्षण होना। ये सभी कारण से जो है ऐसा होता है। आगे, ये इंजन फ्री घूमता है परंतु फायर नहीं करता है। संभावित कारण लिखिए। कोई ईंधन इंजेक्ट नहीं होता है तब ऐसा होता है, या फिर ईंधन देरी से इंजेक्ट होता है तब ऐसा होता है, या फिर कंप्रेशन प्रेशर और तापमान बहुत कम होता है। इन कारणों से ऐसा होता है। इंजन स्पीड पकड़ने में असफल होता है। संभावित कारण क्या है? तो ईंधन की सप्लाई अपर्याप्त है, या फिर ईंधन फिल्टर ब्लॉग होना चाहिए, है ना, है। गवर्नर सही तरह से कार्य नहीं कर रहा हो, फिर जो है एक या अधिक सिलेंडर फायरिंग नहीं करते या मिसिंग करते हैं, या फिर कंबस्शन घटिया है, या फिर एग्जॉस्ट बैक प्रेशर अधिक है, या फिर जो है ईंधन की अंदरूनी घर्षण अधिक है। ये सभी कारण हैं। आगे, इंजन पूर्ण पावर विकसित नहीं करता है। संभावित कारण लिखें। तो ईंधन की सप्लाई जो है अपर्याप्त है, ईंधन फिल्टर क्लॉग है, वही सब तो दिख रहा है इसमें भी। गवर्नर सही से कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी गवर्नर की जगह कुछ और दूसरा चीज़ होना चाहिए, सटीक नहीं बैठ रहा है। आगे, एक या अधिक सिलेंडर फायर नहीं करते या मिसिंग करते, कंबस्शन घटिया है, एग्जॉस्ट बैक प्रेशर अधिक है, इंजन के अंदरूनी घर्षण अधिक है। तो ये सारे कारण हैं। आगे, इंजन की स्पीड अनियमित है। संभावित कारण लिखिए। ईंधन पाइपों में पानी होना, ईंधन प्रणाली में हवा होना, ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का अनियमित कार्य करना, या फिर गवर्नर का सही तरह से कार्य न करना। आगे, इंजन ओवर स्पीड करता है। संभावित कारण लिखें। गवर्नर का पूर्ण लोड पोजीशन में अटक जाना, या फिर ईंधन बाईपास क्लॉग होना। इंजन अचानक रुक जाता है। संभावित कारण लिखें। ईंधन की कमी होना, ईंधन पाइप दोष युक्त होना, या फिर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्वों का सही तरह से कार्य न करना, या फिर गवर्नर का सही तरह से कार्य न करना। तो ये सभी कारण हैं। आगे, निम्नलिखित रंग के एग्जॉस्ट बनने का कारण दे। सफ़ेद रंग का, भूरा रंग का और नीला रंग का। तो देखिए, सफ़ेद रंग का कब बनता है? कंबस्शन तापमान कम होने के कारण सफ़ेद धुआं निकलता है, जो कि एक लो प्रेशर के साथ होता है। आगे देखिए, दूसरा, घटिया कंबस्शन के कारण भूरा धुआं निकलता है। फिर जो है तीसरा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के जलने के कारण नीली झलक वाला धुआं निकलता है। तो ये 3 तरह के धुआं निकलता है। आगे, ये 16 नंबर, इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है। संभावित कारण लिखिए। तो देखिए, कारण क्या है? कूलिंग वाटर का अपर्याप्त बहाव, या फिर पिस्टनों की अपर्याप्त लुब्रिकेशन, या फिर गंदा लुब्रिकेटिंग ऑयल, या फिर क्लॉग हुआ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्टर, या फिर ईंधन इंजेक्शन की गलत टाइमिंग। आगे देखिए, इंजन शोर करता है। संभावित कारण लिखिए। तो पिस्टन पिन या पिस्टन पिन बेयरिंग का घिसा हुआ होना, तब ऐसा होगा, या फिर क्रैंक पिन बेयरिंग में अत्यधिक क्लियरेंस होना, या फिर पिस्टनों या लाइनरों का घिसा हुआ होना, या फिर ईंधन नॉक होना।
किस कारण से ईंधन नॉक करता है? ईंधन का इंजेक्शन बहुत जल्दी होना, ईंधन इंजेक्शन पद्धति दोष युक्त होना, या फिर इंजेक्शन एयर प्रेशर बहुत अधिक होना। ये सभी कारण हैं। आगे, इंजन कंपन करता है, संभावित कारण लिखें। तो फाउंडेशन बेल्टों का ढीला होना इसके कारण, या फिर एक सिलेंडर का मिस फायरिंग करना, इसके कारण जो है इंजन कंपन करता है। आगे देखिए, एक डीजल इंजन को खोलने के बाद पाया गया कि ईंधन इंजेक्टर और एग्जॉस्ट वाल्व पर कार्बन जमी हुई है, संभावित कारण लिखिए। क्यों कार्बन जमी हुई है? तो देखिए, अपूर्ण कंबशन के कारण या फिर अत्यधिक बैक प्रेशर के कारण ऐसा हुआ है। एक डीजल इंजन को खोलने के बाद पाया गया कि क्रैंक केस में पानी है, संभावित कारण लिखिए। तो देखिए, पानी क्यों है? तो सिलेंडर हेड का क्रैंक होना, या फिर सिलेंडर हेड गैस्केट का लीक करना, या फिर सिलेंडर लाइनरों की लीक करना, ये सभी कारण है। आगे, आसानी से बदलने के लिए क्रैंकशाफ्ट में सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। सेल बेयरिंग को फिट करने के लिए कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? तो देखिए, सेल बेयरिंग को फिट करने के लिए सेल बेयरिंग का ऑयल होल और क्रैंकशाफ्ट के ऑयल होल एक सीध में होने चाहिए। आगे, चित्र में किस जॉब को दर्शाया गया है? देखिए, ये चित्र है, ठीक है। तो पिस्टन के गजन पिन को निकालना, ये दर्शाया गया है। आगे देखिए, क्रैंक पिन के क्रैक चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों बात शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।